ओके, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? कल आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने शायद दिया था टॉमसन कंपनी के नाम से, अगर याद हो आप लोगों को तो आज मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि अब जरा ग्रिप अच्छी हो जानी चाहिए पहले के सामने, क्योंकि 2 सवाल आप लोगों ने कर लिए हैं, तो अब थर्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा जैसे लास्ट क्वेश्चन का, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट होगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, इतना ज्यादा डिफरेंस प्यारे बच्चों नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए बहुत रूटीन सा सवाल होगा ये। ठीक है, सवाल में एक छोटी सी गलती है, क्वेश्चन के अंदर ही एक एरर है, क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में ये गलती है। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है ना, ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है ना बेटा, वो 210 से आउट है। तो क्रेडिट साइड को यहाँ देख लें, क्रेडिट साइड पे यहाँ जो लाइबिलिटीज है ना उसमें 210 ऐड कर दें। क्रेडिट साइड पे जो ट्रेड पेबल नजर आ रहे हैं, देखें क्रेडिट साइड पे ट्रेड पेबल नजर आ रहे हैं, उसमें 210 ऐड कर दें। मेरा गालिब गुमान यही है कि 210 की गलती थी। गालिब गुमान मेरा यही है कि पिछले बच्चों से याद है, पिछले क्लासेस में लास्ट ग्रुप में कि 210 से ही मैंने सही करा था। बहरहाल लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा गलती कहाँ है। तो 210 से ये ट्रेड पेबल क्वेश्चन में ही चेंज कर दें। 210 से 210 से ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में ही चेंज कर दें। राइट, ओके। हाँ, अब यहाँ देखें, सिंपल सिंपल वही अप्रोच है, कॉन्फिडेंस इज द की। आराम से सुकून से बैठे प्यार से। ट्रायल बैलेंस आपके सामने गिवन है। अकाउंटिंग पीरियड देख लो, सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड 31 अक्टूबर 06। अकाउंटिंग पीरियड 31 अक्टूबर 06 है, तो शुरू कब हुआ होगा? ये हुआ होगा, देखो अकाउंटिंग पीरियड 31 अक्टूबर है तो स्टार्ट हुआ होगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर 05 to 31 of October 06. Okay, this is your accounting period. This is your accounting period. Okay, 1 November 05 to 31 October 06. राइट, चलो बिस्मिल्लाह। अब क्या है, वही बिल्कुल रिवायती अंदाज में एक एक वर्किंग करके निपटाते हैं। सर पहली वर्किंग अपने को पता है कि अगर मुझे आंखें बंद करके इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू के बाद अगला नंबर ही कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दूं। लेकिन बेटा इस सवाल में एक मजेदार मजेदार लर्निंग है, इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा इशू है। क्लोजिंग स्टॉक की थोड़ी सी मरम्मत करनी है, मेरी तरफ देखें यार, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है, उसी तरह की चीजें जो तुम्हें मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में इसके 10-12 सवाल इस तरह के एमसीक्यूज कराए। याद है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में वी यूज्ड टू से दिस थिंग, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। याद है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड at lower of cost or NRV, lower of cost or NRV, right? Okay, यहाँ देखें नोट नंबर 1, inventory at 31st October 06 was valued at 275,000 based on its original cost। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसी तरह मैं आपको पढ़ाता था। ईयर एंड पर हम स्टोर रूम में घुसे, ईयर एंड पर हम स्टोर रूम में घुसे तो स्टोर रूम फुल टाइम भरा हुआ था, स्टोर रूम फुल टाइम भरा हुआ था, और हमारा टोटल इन्वेंटरी की कॉस्ट थी 275। मैं 30 हटा के बात कर रहा हूँ। ईयर एंड पर हम स्टोर रूम में घुसे तो स्टोर रूम फुल टाइम स्टॉक से भरा हुआ था और टोटल इन्वेंटरी की कॉस्ट थी 275। 30 हटा के बात कर रहा हूँ। जब मैंने ऐसी नजरें दौड़ाई ना तो दूर कोने में, मैंने नजरें दौड़ाई तो दूर कोने में एक एक इन्वेंटरी की ऐसी आइटम थी जो मुझे बड़ी पुराने जमाने की लगी, यानी वो बिल्कुल आउटडेटेड हो गई थी। तो आउटडेटेड होने की वजह से मुझे शक पड़ा कि इसकी वैल्यू गिर गई होगी। पढ़ो, हाउ एवर 45,000 ऑफ दिस इन्वेंटरी, यानी उसके अंदर शामिल है, रूम के अंदर शामिल है, इंक्लूडिंग, याद है इंक्लूडिंग वाला केस। हाउ एवर 45,000 of this inventory has been in the warehouse for over 2 years। ओहो, बहुत पुरानी हो गई, कदीम कदीम जमाने की है। तो कदीम जमाने की वजह से अब वो आउटडेट हो गई होगी, तो उसकी वैल्यू मुमकिन है गिर गई हो। एंड द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सेल इन नवंबर, फ्यूचर में बेचेंगे। अभी नहीं बिकी, बिकी नहीं है ये बेटा, अपना ईयर एंड 31 अक्टूबर को एंड हो रहा है और यहाँ डेट लिखी है नवंबर, तो बस फ्यूचर में कितने की बिकेगी? 20,000। देखा, देखो इसकी वैल्यू गिर गई है, इसकी वैल्यू गिर गई है। तो अब मैं आपको उसी तरह पढ़ा रहा हूँ जिस तरह पढ़ाया गया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, सुने, ईयर एंड पर हम स्टोर रूम में घुसे, चारों तरफ इन्वेंटरी पड़ी थी, खचाखच स्टॉक रूम से भरा हुआ था और टोटल कॉस्ट थी 275। दूर कोने में एक आइटम मुझे पुराने जमाने की खस्ता हालत में नजर आई, तो मैंने क्या करा, इधर देखो, उस इन्वेंटरी की तरफ बढ़ा, उस इन्वेंटरी की तरफ बढ़ा, उसको उठा के रूम से बाहर, सबसे पहले उठा के रूम से बाहर। तो 45,000 की वो इन्वेंटरी थी, उठा के रूम से बाहर निकाल दिया, 230 रुपए बच गए।
अब जिस इन्वेंटोरी को रूम से बाहर निकाला है, जिस इन्वेंटोरी को रूम से बाहर निकाला है, उसका चेकअप करूं। उसका चेकअप कैसे होगा? एक तरफ कॉस्ट लिखूंगा, एक तरफ लिखूंगा एनआरवी। एक तरफ कॉस्ट लिखूंगा, एक तरफ लिखूंगा एनआरवी। सही है? बताओ, जो इन्वेंटोरी रूम से बाहर निकाली है उसकी कॉस्ट है 45, और बताओ ये बिकेगी कितने में? और बताइए ये बिकेगी कितने में? ये बिकेगी 20 में, ये बिकेगी 20 में। हाँ, तो अब दोबारा रूम में ऐड कर दूं। अब दोबारा रूम में ऐड कर दूं, तो बताओ दोबारा रूम में ऐड करूंगा तो इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो दोबारा जब रूम में ऐड करूंगा तो IS2 अप्लाई कर दूंगा। तो 230 प्लस 20, 250। बस, दिस इज योर करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। देखो भाई, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को एकदम सही कर लिया। आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को सही कर लिया। बच्चे ने कहा दोबारा रूम में ऐड क्यों किया? बेटा क्योंकि ईयर एंड तक ये नहीं बिकी है। ईयर एंड तक ये नहीं बिकी है, स्टिल इट्स योर क्लोजिंग स्टॉक, स्टिल इट्स योर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दोबारा रूम में ऐड होगा ना। तो बच्चे ने कहा वहां सेलिंग की कुछ बात तो लिखी है बेटा, वो नवंबर में जाके बिकेगी। वो नवंबर में, ईयर एंड के अगले साल बिकेगी, अगले साल बिकेगी। ओके, तो ईयर एंड तक नहीं बिकी तो दोबारा रूम में ऐड कर दी। तो अब बताओ, आपका गलत क्लोजिंग स्टॉक कितना था? आपका गलत क्लोजिंग स्टॉक था 275। आपका सही क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 250। तो सीधी सी बात बोलूं, अभी जो नई कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी उसमें सही क्लोजिंग स्टॉक यूज करना, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी जो नई कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी उसमें सही क्लोजिंग स्टॉक यूज कर लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज नोट। बेटा इसको कॉपी कर लो, इतना से कॉपी कर लो। ये वही वाले केसेस हैं जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर मैंने तुम लोग को इसी इन्हीं क्लासेस में पढ़ाया, याद नहीं है? एक इंक्लूडिंग पढ़ाया था और एक एक्सक्लूडिंग। तो रूम के अंदर शामिल थी तो पहले रूम से बाहर निकाला, जो बुरा स्टॉक रूम में शामिल था पहले उसको बाहर निकाला, फिर उसका चेकअप किया, उसको IS2 के तराजू में तोला, IS2 के तराजू में तोल के चेकअप करके दोबारा रूम में ऐड कर दिया। यही तो किया, और क्या किया? चलें, अब कॉस्ट ऑफ सेल निकालें। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ओपनिंग स्टॉक। देखें ओपनिंग स्टॉक टीवी में कितना है। ओपनिंग इन्वेंटोरी ये रही, ओपनिंग इन्वेंटोरी है 350। परचेसेस कितनी है? टक 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 टक, परचेसेस कहाँ है भाई? नहीं है, एक मिनट, ये रही। परचेजेस है 3750। तो ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है 350 और 3750। कहीं कोई कैरेज इनवर्ड है? नहीं है, कैरेज इनवर्ड नहीं है, कोई रिटर्न आउटवर्ड कुछ भी नहीं है भाई, आराम से निकल आएगा। चलो भाई, सबसे पहले वर्किंग वन, ठीक है, COS। ओपनिंग स्टॉक है अपना 350, परचेसेस है 3750, और लेस कर लें क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी नया वाला सही क्लोजिंग स्टॉक निकाला है। सही क्लोजिंग स्टॉक अल्लाह के बंदो हमने कितना निकाला है? सही क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला है 250। खत्म, ये आ गया 3850। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल। अभी कॉपी नहीं करना। दिस इज ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल। आगे तैयार तैयार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, तैयार काम। अब चलो यहाँ देखें, अब क्या हुआ? कह रहे हैं नंबर 2, अब वही एक्रूड और प्रीपेड आएगा। एक्रूड और प्रीपेड, एक्रूअल्स को ऐड कर लेना, प्रीपेमेंट को लेस कर देना। द मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 5000 विच रिलेट टू नवंबर। नवंबर बेटा, पेमेंट अभी कर दिए हैं अगले साल के, नवंबर 2006, फ्यूचर में उसकी मार्क एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो अभी सिर्फ पेमेंट हुई है, अभी सिर्फ पेमेंट हुई है, अभी सिर्फ पेमेंट हुई है। एक मिनट, एक सेकेंड। हाँ, एक तो कॉल्स आ जाती हैं, सारा मामला खराब कर देते हैं लोग।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पहले। अच्छा इधर देखें, सामने देखें प्लीज, सॉरी हाँ। तो बेटा मार्केटिंग एक्सपेंस, ये मार्केटिंग की 5,000 की प्री पेमेंट है। प्री पेमेंट का मतलब जिसकी सिर्फ अभी अभी पेमेंट हुई है, यूटिलाइज अगले साल होगा, तो इस साल यूज नहीं हुआ ना, तो इस साल ऊपर से हटा दो। चलो, तो 5,000 रुपये ऊपर से लेस कर देंगे मार्केटिंग के। देखो ये रहा, मार्केटिंग में से 5,000 यहाँ से लेस। ठीक है, अब बेटा एक नोट नंबर 4 पहले कर लो, एक्रूड। एक्रूड को भी पहले निपटा दो। देयर आर वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑफ 40,000। देयर आर वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑफ 40,000 फॉर द ईयर एंडेड। बेटा आउटस्टैंडिंग मींस एक्रूड, एक्रूड वेजेस। तो यार ऊपर कुछ वेजेस हमने पे भी कर दिए और नीचे कुछ उधार भी हैं, तो इसका मिला के, इसका मतलब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वो काम आ जाएगा जो टोटल हमने लड़कों से काम लिया है, टोटली जो यूटिलाइजेशन किया है वो आ जाएगा। तो 40 जाके ऊपर, ऊपर 40 जाके वेजेस एंड सैलरीज में, यहाँ ये देखो वेजेस एंड सैलरीज में ऊपर 40 ऐड कर दें। वेजेस एंड सैलरीज में ऊपर 40 ऐड कर दें। वेजेस एंड सैलरीज में ऊपर 40 ऐड कर दें। हाँ, अब सुनो, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी मेरे बच्चों। नंबर 2 मैंने क्या निकाल दी, संबंध सेकंड देखो, कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। नंबर 2 मैंने निकाल दिया एक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट कर दी। अब रह गई है वही यार, बेड डेट वाली, बेड डेट वाली। देखो, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस अलाउंस फॉर रिसीवेबल इज टू बी इंक्रीज टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब, एक मिनट बोलूं, नीचे एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ टू बी रिटन ऑफ, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ वाली एडजस्टमेंट नहीं है। यानी अब अगर ऊपर कोई टीबी में, ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट होगा, वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। ऊपर ट्रायल बैलेंस में अगर कोई बैड डेट होगा तो वो ऑलरेडी ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका होगा। सही, चलो देखते हैं कि क्या ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट है। क्या ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स है? हाँ ये रहा, ये रहा, बिल्कुल है। ऊपर ट्रायल बैलेंस में 150 रुपए का बैड डेट है, ये ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। बच्चे ने कहा आपको कैसे पता लगा? बेटा ट्रायल बैलेंस में एंट्री, चीज तभी पहुंचती है जब उसकी एंट्री बन चुकी हो। ट्रायल बैलेंस में चीज तभी पहुंचती है जब उसकी एंट्री बन चुकी है। इसका मतलब राइट ऑफ की एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो बस अब आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो देखते हैं रिसीवेबल्स कितने हैं ईयर एंड पे। आपके पास अल्लाह के बंदो रिसीवेबल्स हैं ईयर एंड पे, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 900। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 900 है। तो आपने यहाँ लिखा है, इधर देखो, इधर देखो, इसके ऊपर 5% लगाया, ये आ गया 45। इधर आप लिख देंगे दिस, अब इसको कंपेयर किससे करते हैं, लास्ट ईयर अलाउंस से। इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर अलाउंस से, कितना है देखते हैं। ऊपर ऊपर जाके लास्ट ईयर अलाउंस देखते हैं। तुम लोग का सवाल होना चाहिए, हाँ? सवाल भेज चुका हूँ तुम लोगों को। लास्ट ईयर अलाउंस इसको कंपेयर करते हैं। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस कितना है भाई, 10 रुपए, ये रहा। अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस है 10 रुपए, लास्ट ईयर का अलाउंस 10 रुपए। लास्ट ईयर का अलाउंस कितना है, 10 है। तो आप सोचे ना, लास्ट ईयर का 10 था, इस साल कितना हो गया, 45। लास्ट ईयर 10 था, इस साल 45 हो गया। तो ये आपके पास आ गया इंक्रीज increase in allowance 35, increase in allowance 35, increase in allowance 35, okay, right। अब भाई दो छोटे छोटे इतने इन्ने इन्ने काम करने हैं। इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है पक्का, इंक्रीज इन अलाउंस पक्का एक्सपेंस है। तो अब देखो, एक मुझे डब्बा बनाना पड़ेगा, एक मुझे बेड डेट का डब्बा बनाना पड़ेगा। देखो, एक मुझे पीएनएल का डब्बा बनाना पड़ेगा। देखो पीएनएल का डब्बा बनाया। बताओ ऊपर जाके चेक कर लो, एक तुम्हारे पास रिटर्न ऑफ था इस साल, एक तुम्हारे पास रिटर्न ऑफ था कितना, 150। आप अपने ट्रायल बैलेंस में जाके देखें, बेड डेट के नाम से 150 का रिटर्न ऑफ है। और एक आपके पास ये इंक्रीज इन
अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस कितना है बेटा 35, खत्म खत्म। ये 185 इनकम स्टेटमेंट में डाल देना, जान छूट गई। ये 185 इनकम स्टेटमेंट में डाल देना, जान छूट गई। 185 इनकम स्टेटमेंट में डाला और जान छूट गई, खत्म। ओके। अच्छा, अब एसओएफपी में हमेशा आपको पता है नेट रिसीवेबल जाते हैं। एसओएफपी में आपको पता है कि नेट रिसीवेबल जाते हैं, नेट रिसीवेबल्स जाते हैं। एसओएफपी में नेट रिसीवेबल जाते हैं। तो बताओ ईयर एंड के एसओएफपी अगर मैं इसकी बनाता हूँ ना, अगर मैं इसका एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, तो ईयर एंड के रिसीवेबल्स 900 हैं, ईयर एंड के रिसीवेबल 900 हैं, और ईयर एंड का टोटल अलाउंस, ईयर एंड का टोटल अलाउंस कितना था याद है? 45। तो बस 855 के आपके पास आ रहे हैं नेट रिसीवेबल्स। 855 के आपके पास आ रहे हैं नेट रिसीवेबल्स। 855 के आपके पास आ रहे हैं नेट रिसीवेबल्स। बच्चे ने कहा, ओ भाई बच्चे ने कहा सर वो 150 का बेड डेट तो लेस करो। मैंने कहा क्या हो गया यार, 150 के बेड डेट के ऊपर टीबी में पोस्टिंग हो चुकी थी। 150 का बेड डेट ऑलरेडी टीबी में नजर आ रहा था, और जो चीज टीबी में नजर आ रहा है उसकी एंट्री बन चुकी है, यानी राइट ऑफ की एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। तो जब ऑलरेडी बन चुकी है तो ऑलरेडी बेड डेट लेस हो चुका है, दोबारा लेस करने की हिमाकत नहीं करना। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस ये देखो, ये इस एडजस्टमेंट में यहाँ देख लें, इस एडजस्टमेंट में अब आपने क्या क्या करना है, इस एडजस्टमेंट में बच्चों क्या क्या करना है। एक आपने पीएनएल का डब्बा बनाना होता है, एक आपने एसओएफपी के रिसीवेबल्स का रिसीवेबल बैलेंस शीट में चला जाएगा, सही है। तो मैंने अभी तक कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी है, एक्रूड और प्रीपेड एडजस्ट कर दिया है, और मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और बैड डेट का काम कर दिया, सही है। कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको वो कराता हूँ, कौन सा जो असल एडजस्टमेंट है, कौन सी क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। फिर रिवैल्यूएशन आ जाएगा, सेम है लास्ट क्लास जैसा ही है, रिवैल्यूएशन का सेम। कॉपी कर लो बेटा। सवाल ये है कि सर अगर राइट ऑफ की एंट्री नहीं होती तो पहले आपको राइट ऑफ करना पड़ता, फिर वो नीचे लिख के देता टू बी रिटन ऑफ। ऐसा भी एक सवाल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसा होगा। कर लिया कॉपी? बोलो। चलो, अब मैं तुम्हें वो एडजस्टमेंट कराता हूँ, अब मैं तुम्हें वो एडजस्टमेंट कराता हूँ। कौन सी वाली? ये देखो, आ जाओ, बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट करते हैं, बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट करते हैं। क्या लिखा है? बिल्डिंग्स आर डेप्रिशिएटेड एट 5% ऑफ कॉस्ट। रूटीन इनका है कि बिल्डिंग हम 5% ऑफ कॉस्ट पर डेप्रिशिएट करते हैं, सही है। एट 31 अक्टूबर, साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन। बेटा कितनी बार बोला है कि जब भी डेप्रिशिएटिंग एसेट हो और रिवैल्यूएशन का सवाल आ जाए, डेप्रिशिएटिंग एसेट हो रिवैल्यूएशन का सवाल आ जाए, ये आंखें सबसे पहले ढूंढेंगी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये निगाहें सबसे पहले ढूंढेंगी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, सही है। द बिल्डिंग वर प्रोफेशनली valued at 1800,000, the building were professionally valued, देखो उसको रिवैल्यू कर रहे हैं, and the director wished this valuation to be incorporated into the accounts, incorporated into the accounts, into the accounts, सही, सही, राइट। तो अब बेटा ईयर के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो आपको ये सारे केसेस रिवैल्यूएशन पढ़ाते वक्त बताए थे। मैंने कहा था कभी कभार ईयर के बिगनिंग में रिवैल्यूएशन होती है, कभी ईयर के मिड में, और कभी ईयर के एंड में। सबसे आसान केस यही होता है कि साल के आखिर में रिवैल्यूएशन हो, ठीक है। कल भी बताया था, आज फिर अभी इसको करते हैं, चलो।
पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखो बिल्डिंग की ईयरली कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 1500, और बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लो बेटा कितनी है 360, बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लो 360 है, और ये डेट देख लो, ये डेट देख लो, ये डेट क्या है, ये डेट है 1 नवंबर 2005। तो यार ये जो बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर गिवन है वो ओपनिंग गिवन है, तवज्जो सुनो, देखो बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे डेट देख लेना, वो ओपनिंग गिवन है, वो ओपनिंग गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे डेट देख लेना, वो ओपनिंग गिवन है, राइट। तो इसका मतलब ईयर के स्टार्टिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन हमें खुद निकालनी है, ठीक है। चलो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, 1500 की कॉस्ट है और 360 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये लो आ जाओ इधर सॉल्व करते हैं। ये देखो, आप अगर गौर करें तो बिल्डिंग की कॉस्ट ईयर के स्टार्टिंग पे कितनी थी 1500, बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 360, ठीक है भाई, यही थी। अब मुझे बताओ कि रिवैल्यूएशन तो साल के एंड पे हो रही है ना, रिवैल्यूएशन कब हो रही है, साल के एंड पे हो रही है, इसका मतलब पूरा साल गुजर गया फिर रिवैल्यू करेंगे, पूरा साल गुजरने के बाद तो पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो ओल्ड स्टाइल में होगी ना, पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो होगी वो ओल्ड स्टाइल में होगी, और ओल्ड स्टाइल में डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 5% ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन, आप लिखोगे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये देखें बेटा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1500, उसका 5% ले लेना, तो ये आ जाएगा 75, 1500 का 5 आ जाएगा 75, सही है, 1500 का 5 कितना है 75 आया। अब सारी चीजों को उठा के ईयर के एंड पे ले जाओ, सारा डाटा ईयर के एंड पे, अब देखो ईयर के एंड पे कॉस्ट कितनी है, वही 1500, कॉस्ट वही 1500 है। अब देखते हैं ईयर के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, सोचो क्या हो गई होगी, सोचो। ईयर के स्टार्टिंग तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 360, ईयर के स्टार्टिंग तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 360, और 75 से और हो गई 350, और 360 ऑलरेडी थी, 75 और हो गई, तो ये आ गई 435, ये आ गई 435। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इसकी एनबीवी बता सकते हैं, क्या आप लोग इसकी एनबीवी बता सकते हैं, बोले भाई। एनबीवी होगी 1065, एनबीवी होगी 1065, सही है। यानी जिस दिन हम रिवैल्यूएशन कर रहे थे उस दिन एसेट की एनबीवी थी 1065, और मार्केट वैल्यू कितनी थी 1800, जाके चेक कर लो, मार्केट वैल्यू यानी रिवैल्यू टू मार्केट वैल्यू थी इसकी 1800, तो कितने का जंप लगा, कितने से ऊपर गई, कितने से ऊपर गई भाई, रिवैल्यूड बाय मेरे ख्याल से 735, रिवैल्यूड बाय 735, सही है। ये एडजस्टमेंट मैंने कल भी इसी तरह कराई थी, तो एडजस्टमेंट तो हो गई है, एडजस्टमेंट हो गई है, एडजस्टमेंट हो गई है। अब सवाल ये कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी। तो बेटा याद रखना, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है, एक्सपेंस फॉर द ईयर हमेशा पीएनएल में जाता है, ये पीएनएल में जाएगा, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर पीएनएल में जाएगा। नंबर 2, ये फॉर द ईयर की अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, अपवर्ड है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो वो इक्विटी में जाती है, यदि रिजर्व में जाती है, और ये वाला इक्विटी का वो चेंज होता है, ये इक्विटी का वो चेंज होता है जो याद है जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व, तो ये ओसीआई में जाता है। बेटा इनकम स्टेटमेंट के नीचे जो 3 लाइन है वहां जाएगा, ये 735 इक्विटी का वो चेंज है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, तो मेरे बच्चों ये ओसीआई में चला जाएगा, ठीक है, राइट। देन बेटा आप बताएं, साल के आखिरी आखिरी दिन रिवैल्यूएशन हुई है ना, साल के बिल्कुल आखिरी दिन रिवैल्यूएशन हुई है ना, आखिरी दिन, तो बस आखिरी दिन जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो एसेट मार्केट वैल्यू पे आ गया होगा, आखिरी दिन जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो एसेट मार्केट वैल्यू पे आ गया होगा। तो बताओ एसेट की जो ये मार्केट वैल्यू है ये एसओएफपी में ले जाना, ये एसओएफपी में ले जाना, एसेट साइड पे, एसेट की मार्केट वैल्यू एसओएफपी की एसेट साइड पे ले जाना। एडजस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल कल भी कराया था, सेम है बेटा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कॉपी करो कॉपी करो, चलो।
यस 5% नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था, 5% ऑफ कॉस्ट एडजस्टमेंट में लिखा था बेटा, एडजस्टमेंट में। क्वेश्चन प्लीज अपने पास रखें मेरे बच्चों, क्वेश्चन नहीं होगा कैसे पढ़ोगे। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है, प्लस क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए, बुक सामने रखें बेटा, अब सब खुल चुका है, अवेलेबल है बुक्स। कर लिया, बोलो बोलो, कर लिया। यस चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट है अगली। अब आसान है सारी, कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल्स एट 20% ऑफ द रिटन डाउन वैल्यू यानी एनबीवी। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है एनबीवी। एनबीवी 20% ऑफ द एनबीवी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया। और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट 20% ऑन कॉस्ट, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, एक बार एनबीवी और एक बार कॉस्ट है। चलो आराम से ऊपर जाके चीजें उठाओ। व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, व्हीकल की कॉस्ट ये रही, व्हीकल की कॉस्ट ये रही 240, और व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये रही 80। देख लें, व्हीकल की कॉस्ट है 240 और व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80। तो आप 240 में से 80 माइनस करके एनबीवी पहले निकालेंगे और फिर परसेंटेज लगा देंगे, दैट्स इट। चलो ये लीजिए आपने यहाँ डेप्रिसिएशन व्हीकल यानी मोटर व्हीकल, बेटा इसकी कॉस्ट थी 240, ये देखें, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 80। 240 माइनस 80 करेंगे तो एनबीवी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय मेरे ख्याल से कितना परसेंट था ये, 20% था। तो बताओ 160 का 20% होता है 32। ये आपके पास आ गया है डेप्रिसिएशन व्हीकल, डेप्रिसिएशन व्हीकल आ गया। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर निकाल लें। अब आप डेप्रिसिएशन निकाल लें किसकी, फर्नीचर की निकाल लें। बेटा फर्नीचर की कॉस्ट है मेरे ख्याल से 1200, फर्नीचर की कॉस्ट है 1200। और फर्नीचर के बारे में साफ साफ लिखा हुआ था कि फर्नीचर 20% ऑफ कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन है। तो वो 1200 की कॉस्ट है, 1200 पे डायरेक्ट 20% अप्लाई कर दें। जब परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकालना है तो 1200 पे डायरेक्ट 20% अप्लाई कर दें। ये 240 आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, 1200 का 20%, ये 240 आ जाएगा। ओके 1200 का फॉर 20%, ये 240 आ जाएगा, राइट।
ठीक है जी। अब चलो पोस्टिंग करें भाई। डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये छोटी सी एंट्री याद दिला दूं, ये बनती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट होता है, जैसे ये 32 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल ये क्रेडिट हो जाएगा 32 से, याद है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री ये होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद कहाँ चला जाएगा बोलो, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ऊपर एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो देखो इधर देखो, 32 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें एडजस्ट कर दो, और फर्नीचर के अंदर कर लो, मेरे ख्याल से 1200 का 20% कितना था, 240, 1200 का 20% 240 था, सही है। तो इन दोनों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इसलिए अपडेट कर रहा हूं ताकि एसओएफपी आराम से बन जाए, ताकि एसओएफपी आराम से बन जाए, ताकि एसओएफपी आराम से बन जाए, ताकि एसओएफपी आराम से सुकून से बन जाए। ओके, आसान एडजस्टमेंट थी, मुश्किल नहीं थी ये, ठीक है। इधर देन उसके बाद नो नो नोट नंबर 7, नो डिविडेंड्स हैव बीन पेड और डिक्लेयर्ड, ऑर्डिनरी डिविडेंड है ही नहीं, दफा करो, कुछ नहीं होता। नाउ पॉइंट नंबर 8, टैक्स ऑफ 150,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, tax of 150,000 is to be provided for the year, is to be provided for the year, tax of 150,000 is to be provided for the year। बेटा मैंने आपको कहा था इस साल का टैक्स कंपनी नेक्स्ट ईयर पे करती है, इस साल का टैक्स कंपनी नेक्स्ट ईयर पे करती है, लेकिन बुक तो अभी करेगी ना, तो वो आप एस्टिमेशन की बेसिस पे देखो, इसकी एंट्री ये बन जाएगी, याद है, मैं यूं करके इसकी एंट्री बनेगी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट 150, और बेटा ये वाला टैक्स पे होगा अगले साल, तो ईयर एंड तक तो अनपेड होगा ना, तो सामने टैक्स पेबल, सामने आ जाएगा टैक्स पेबल क्रेडिट 150, टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा 150 से, सही है। टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड टैक्स पेबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड टैक्स पेबल क्रेडिट। एंट्री बना लो एक बच्चे ने, सो इट इज नेसेसरी, जरूरी नहीं है एंट्री बनाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपको सिर्फ टिक टिक करना है, लेकिन यहाँ बना लो भी, कोई ऐसा मसला नहीं, देख लो। आखिरी चीज क्या है, बोनस इशू, चलो ये पिछले साल, ड्यूरिंग अक्टूबर 06 a bonus issue of 1 for 10, 1 for 10, 1 for 10 means 10%, 1 for 10 means कितने परसेंट होगा बोलो, 10% होगा, was made to ordinary shareholders, this has not been entered into the books, ये इन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किया, ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किया, ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। कह रहा है द शेयर प्रीमियम अकाउंट वाज टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, लगातार तीसरी बार आया है, लगातार तीसरी बार आया है, लगातार तीसरी बार आया है, हाँ ठीक है, तीसरी बार ये लगातार आया है। इसी तरह चलो ऊपर से जाके पहले शेयर कैपिटल का ओपनिंग उठाओ, देखो ये रहा शेयर कैपिटल का ओपनिंग 1800 है, और शेयर प्रीमियम का ओपनिंग कितना है, देखो शेयर प्रीमियम का ओपनिंग है, कहाँ गया भाई, ये रहा 200, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग है 200, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग कितना है भाई, 200, सही है। तो एक 1800 है और एक 200 है। चलो आपने क्या करा, वही 3 कॉलम बनाए, छोटे छोटे 3 कॉलम बना लें, एक पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, एक पे लिख देंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक पे लिख देंगे बेटा प्रीमियम। ओके, ये $1800 का शेयर कैपिटल है, $200 का शेयर प्रीमियम है, फेस वैल्यू है $1, फेस वैल्यू $1 है। तो जब फेस वैल्यू $1 होती है, सोचो दिमाग से, जब फेस वैल्यू $1 होती है तो जितना शेयर कैपिटल होता है उतने ही नंबर ऑफ शेयर होते हैं, जितना शेयर कैपिटल होता है उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, 1800 शेयर्स आ गए। अब कंपनी ने जो बोनस इशू किया है वो 1 for 10 किया इन 10%, कंपनी ने जो बोनस इशू किया है वो 1 for 10 किया यानी 10%। तो सोचो ऑलरेडी हमने 1800 शेयर्स इशू कर दिए थे, ऑलरेडी हमने 1800 शेयर्स इशू कर दिए थे, 1800 पे 10% शेयर्स और इशू करेंगे तो 180 शेयर्स इशू होंगे, 180 शेयर्स इशू होंगे। ओके, अब जरा यहाँ देखें भाई, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक शेयर की फेस वैल्यू 1, एक शेयर की फेस वैल्यू 1 है। तो अभी अभी हम जो बोनस इशू में नए शेयर इशू कर रहे हैं 180 शेयर इशू कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, दुनिया की कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल ऑलवेज पार वैल्यू से बढ़ता है, शेयर कैपिटल ऑलवेज पार वैल्यू से बढ़ता है, ऑलवेज पार वैल्यू से बढ़ता है। ओके, तो अब ऐसी सूरत हाल में इधर देखें, ऐसी सूरत हाल में अगर आपने 180 शेयर इशू किया और फेस वैल्यू 1 है तो आपकी एंट्री ये बनेगी, देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 180, और सामने पैसे तो आते नहीं है तो किस अकाउंट से कम करेंगे, शेयर प्रीमियम से, याद है।
ठीक है जी, और फिर ये एंट्री पोस्ट कर देंगे। मुझे बताएं चलें, कल भी आप लोगों ने ही बताया था, आज फिर बताएं चलें, कुछ नहीं होता। बताओ ये वाली एंट्री किस स्टेटमेंट में पोस्ट होगी? ये वाली बोनस इशू की एंट्री किस स्टेटमेंट में पोस्ट होगी? वेरी गुड सोशी, ये सोशी में पोस्ट होगी, ये सोशी में पोस्ट होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पोस्ट होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पोस्ट होगी। सही है, राइट। कॉपी कर लें, सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब मजे मजे के साथ स्टेटमेंट बनेगी। स्टेटमेंट बनाना इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बिग डील नहीं है भाई। कर लिया? बोलो भाई। कर लिया? बोलिए जी। हो गई, हाँ। पॉइंट नंबर 7 कुछ भी नहीं है, बस नंबर 7 कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई डिविडेंड नहीं है, इसका मतलब नो डिविडेंड्स। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? अब वही तरतीब, उसी तरतीब से काम होगा। आप अपने सामने यार, ये अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो इसकी तस्वीर खींच लें। वैसे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को भेजा हुआ है, आपके सामने ट्रायल बैलेंस रखेंगे और अब हम आराम से सोल्यूशन, तो आपने कॉपी किया, पूरी एसओसीआई और सोशी बनाते हैं, एसओसीआई और सोशी बनाते हैं। हाँ, बोलो भाई। चलो जी, पहली हेडिंग, क्या नाम है? टॉमसन कंपनी नाम है ना? कंपनी एसोसियाई फॉर द ईयर एंडेड 31st of October 06। ओके, राइट। मैं पेज को थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। चलें, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी, इधर देखें। सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है सेल्स। पहली चीज़ क्या है? सेल्स। चलें, मैं अपने सामने क्वेश्चन मैं भी खोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने सामने क्वेश्चन खोल लें, एडजस्टमेंट अपने सामने रखें। एक मिनट। सबसे पहली लाइन में आपके पास लिखा होगा कैश। सबसे पहली लाइन में आपके सामने लिखा होगा कैश। कैश तो नहीं आता, अच्छा सॉरी, पहले सेल्स रेवेन्यू पिक करो। सेल्स रेवेन्यू है 5780, सेल्स रेवेन्यू है 5780 लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर कोई कैश डिस्काउंट अलाउड है तो वो अब सेल्स में से लेस हो जाता है, सेल्स में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस सवाल में नहीं है। तो सेल्स है 5780 इज योर सेल्स, लेस कोई सेल रिटर्न है, देख लें, कोई सेल्स रिटर्न है ये बताएं। सेल रिटर्न है, यस, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है 95, रिटर्न इनवर्ड है मेरे बच्चों 95। तो सेल्स में से सेल रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड लेस हो जाएगी, सेल रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड 95 की लेस हो जाएगी। चलो बताओ नेट सेल्स कितनी आई? नेट सेल्स कितनी आई? 5780 में से 95 लेस करेंगे तो 5685 आप लोग कंफर्म करते रहे। 5685, ये आ गई नेट सेल्स, ये आ गई नेट सेल्स। हाँ भाई यही है। अब जाओगे जाओगे तो देखो, चलो अब लेस करना है इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स,
मेरे ख्याल से मैंने उसकी वर्किंग कर ली थी। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई थी हमारी? कॉस्ट ऑफ सेल हमारी आई थी 3850। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी आई थी कितनी? 3850 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आई थी। सही है। तो लो भाई, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया 1835। 1835 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें एक बार ऐड कर लो अदर इनकम। ऐड कर लो अदर इनकम। वैसे अदर इनकम और भी बहुत सारी हो सकती हैं, अदर इनकम्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही होती है आजकल, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप ऐड कर लेंगे बेटा। डिस्काउंट रिसीव कितना है बताओ? ये है 50 रुपए का। 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव है। 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव है, तो ये हो जाएगा 1885। ओके, अब यहां तक रुक जाए। अब यहां से जो गेम शुरू होगी वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मशवरा मेरा ये है कि टीबी के टॉप से एक एक चीज उठा के देखते हैं, जो जो चीजें रेलिवेंट है खुद सामने आ जाएंगी। ठीक है, हाँ चलो आ जाए। अब यहां से मैं लिख रहा हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखें, टीबी के टॉप पे पहली लाइन है कैश। कैश मेरे बच्चों तो देखो, कैश हमेशा बैलेंस शीट के आइटम है, इनकम स्टेटमेंट के आइटम नहीं है, छोड़ दो। नंबर 2 है इंश्योरेंस। नंबर 2 है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, 75 रुपए का एक्सपेंस बुक कर लेंगे। देन उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंटोरी, तीसरे नंबर पे लिखी हुई है ओपनिंग इन्वेंटोरी। ओपनिंग इन्वेंटोरी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में आ चुकी है। ओपनिंग इन्वेंटोरी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में आ चुकी है, तो इग्नोर कर दें। ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ सेल में आ चुकी है, इग्नोर कर दें। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस। जी बिल्कुल आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस बिल्कुल आएंगे। कितने हैं भाई? 350 नहीं, जनरल एक्सपेंसेस हैं 60 के। जनरल एक्सपेंसेस हैं 60 के। उसके बाद है एनर्जी एक्सपेंस। उसके बाद है बच्चों, इधर 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 जागो जागो जागो, एनर्जी एक्सपेंस है 66। एनर्जी एक्सपेंस है 66, याद है? उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस। बेटा इसकी एडजस्टमेंट थी कुछ, अगर आपको याद हो। मार्केटिंग एक्सपेंस बजाहिर 50 रुपए का था। मार्केटिंग एक्सपेंस बजाहिर 50 रुपए का था, उसमें से आप 5 रुपए निकाल दिए थे। बजाहिर 50 रुपए का था, लेकिन 5 रुपए की प्री पेमेंट आपने निकाली थी, याद है? तो 45। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज। यस, वेजेस ऑलरेडी 675 का था, प्लस 40 रुपए का आपने एक्रूड ऐड कर दिया था। 675 का था, 40 रुपए का आपने एक्रूड ऐड कर दिया था, तो ये हो जाएगा 715, 715। ओके, देन उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, ऑलरेडी आ चुका है। डिस्काउंट रिसीव ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम सोशी में जाता है। शेयर प्रीमियम रिजर्व है, सोशी में जाता है। उसके बाद रिटेन अर्निंग, वो भी एक रिजर्व है, सोशी में जाता है। उसके बाद है अलाउंस फॉर रिसीवल। यस, मुझे फौरन याद आया, बैड डेट का डब्बा बनाया था। बैड डेट का एक डब्बा बनाया था 185, याद है? बैड डेट का एक पूरा डब्बा वर्किंग बनाई थी 185 की, अगर आप लोगों को याद हो। 185 की बैड डेट की वर्किंग बनी थी, हाँ। उसके बाद मेरे बच्चों अगला नाम है सेल्स रेवेन्यू। आ चुका है, सेल्स रेवेन्यू ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। उसके बाद एक नाम है, यस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये नई चीज है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने के हैं? टेलीफोन एक्सपेंस 80 के हैं। और प्रॉपर्टी के जो एक्सपेंस हैं, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस हैं भाइयों, कितना? 100 रुपए के, 100 रुपए के प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस। सही है, ओके। फिर अगला नाम है बैंक। बैंक बैलेंस बैलेंस शीट की चीज है। अगला नाम है ट्रेड पेएबल, और रिटर्न इनवर्ड ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। फिर अगला नाम है ट्रेड पेएबल्स। अगला नाम है ट्रेड पेएबल्स, वो बैलेंस शीट में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता है। देन यस, लोन नोट इंटरेस्ट। लोन नोट इंटरेस्ट वो पीबीआईटी के बाद आता है। लोन नोट इंटरेस्ट पीबीआईटी के बाद आता है। अभी आप कोई चिंता ना करें, छोड़ दें, ठीक है। अब मेरे ख्याल से और कोई चीज नहीं है, तो कोई एक बच्चा एक काम कर ले, इन सारे एक्सपेंसेस को मिला के इसमें से लेस करेगा, तो उसके पास आ जाएगा पीबीआईटी। उसके पास पहले एक्सपेंसेस बताओ कितने हैं? पहले एक्सपेंसेस बताओ कितने हैं? पहले एक्सपेंसेस बताओ कितने हैं? ओ सॉरी, एक चीज भूल गया हूं मैं डेप्रिसिएशन पोस्ट करना भूल चुका हूँ। मैं डेप्रिसिएशन पोस्ट करना भूल चुका हूँ, सॉरी।
अच्छा, क्योंकि हाँ मेरे पास यहाँ खत्म हो रहा था बेटा क्वेश्चन, क्योंकि 2 पेजेस पे डिपेंड हुआ है। अच्छा भाई, 3 एसेट्स है आपके पास। एक तो सबसे पहले फिक्स एसेट में जमीन है। जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, छोड़ दो। अब बाकी 3 एसेट्स है। एक था डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, याद है बेटा मेरे बच्चों, मैंने डेप्रिसिएशन बिल्डिंग आपसे, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग मैंने आप लोगों के साथ निकाली थी 75 रुपीज की, याद है। फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन 75, फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन 75, ओके। फिर मैंने व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकलवाई थी 32 रुपए, 32। मैंने डेप्रिसिएशन व्हीकल निकलवाई थी, डेप्रिसिएशन व्हीकल निकलवाई थी 32, सही है बेटा। मैंने फर्नीचर की डेप्रिसिएशन निकलवाई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितनी निकलवाई थी? 240, यस। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फर्नीचर निकलवाई थी 240, सही है। काइंडली ये सारे सब ऐड कर लें। मैं अब इसके बाद यहाँ एक्सपेंसेस लेस कर रहा हूँ। सारे एक्सपेंसेस 1673 का टोटल एक्सपेंस है, कह रहे हैं 1673 का एक्सपेंस है, 1673 का टोटल एक्सपेंस है। चलो अभी पहले मुझे लिखने दो। ये आ गया आपके पास PBIT। PBIT कितना आया? 212। PBIT आया है आपके पास, PBIT आया है आपके पास 212, ठीक है। अब इसमें से लेस होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन नोट इंटरेस्ट, लोन नोट इंटरेस्ट। होश में रहना, अल्लाह करे समझ में आए। मैं ट्रायल बैलेंस में जा रहा हूँ, इसके लिए ट्रायल बैलेंस में जा रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए। ये देखो, ये देखो आपके पास, यहाँ यहाँ चेक करें। आपके पास अगर मैं गलत नहीं कह रहा 7% लोन नोट नजर आ रहे हैं। 470 का 7% लोन नोट 470, यानी आपने 470 का लोन लिया हुआ है और सूद का रेट है 7%। 470 का लोन लिया हुआ है और सूद का रेट है 7%। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना हो ना जवानों, तो यूं निकलेगा 470 मल्टीप्लाई बाय 7%, शायद 33 आता है। 470 का 7% 33 आता है। अब जरा होश में आके सोचो, ट्रायल बैलेंस को आंखें खोल के देखो, क्या ये कहीं डेबिट साइड पे पे हुआ हुआ है? यस, यस पे हुआ हुआ है, यस पे हुआ हुआ है। ये रहा, ये रहा। लोन नोट इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। लोन नोट इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आ रहा है। लोन नोट इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। लोन नोट इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। हाँ, हाँ जी, लोन नोट इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आ रहा है। तो फोर्स, इसका मतलब पूरा का पूरा पे हो गया है भाई। पे हुआ है तभी तो ऊपर एंट्री पोस्ट हुई है। 33 पे हुआ है तभी तो एंट्री पोस्ट हुई है। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री बन चुकी है, देख लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 33 और कैश क्रेडिट 33, ये बन चुकी है, सही है। अब ये सवाल वैसा ही है बेटा, इधर देखें, ये सवाल वैसा ही जैसे कल का सवाल था, जो लास्ट सवाल नहीं था, कौन सा था अपना, क्या नाम था, RP8N, उसमें पेड था। जबकि उससे पहले जो हमने सवाल किया था वो क्या था, पोलार्ड कंपनी। पोलार्ड कंपनी के सवाल में इंटरेस्ट अनपेड था, उसमें इंटरेस्ट एक्रूड था, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट एक्रूड होगा तो ईयर एंड पे करंट लायबिलिटी में भी जाएगा इंटरेस्ट। अब एक्रूड नहीं है ना, तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। एक्सपेंस बुक होगा, लेकिन ईयर एंड पे करंट लायबिलिटी में एक्रूड इंटरेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि पे हो चुका है, क्योंकि पे हो चुका है। रुक के देख लें, आराम से देख लें। इस सवाल में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। चलो पीबीटी बताओ, पीबीटी बताओ भाई। अरे भाई एक आध अठानी या चवन्नी को छोड़ दो यार। 470 का 7% सर 32.9 होता है, कुछ नहीं होता बेटा, एक आध 0.1 से कुछ नहीं होता। दिल बड़ा, दिल बड़ा, दिल बड़ा। 212 में से 33 रुपीज लेस करो भाई। 212 में से 33 रुपीज लेस करो भाई। 179। ये आ गया तुम्हारे पास पीबीटी, ये तुम्हारे पास क्या आ गया पीबीटी, ठीक है। अब टैक्स कितना था अपना, मेरे ख्याल से टैक्स एक्सपेंस कितना, मैंने एंट्री कितने की बनाई थी? टैक्स की एंट्री 150 की बनाई थी ना। हाँ 150 की। टैक्स एक्सपेंस था अपना 150 का। तो बोलो पीबीटी कितना आया? पीबीटी की पीएटी, सॉरी,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया बोलो? 1 सिर्फ 29 आया, सही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 29, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 29, ओके। अब बेटा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एसओसीआई। एसओसीआई याद है? एसओसीआई का मतलब था पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस, याद है? तो उन एडिशनल 3 लाइंस का नाम क्या था? ओसीआई, याद है? तो ऐड करा ओसीआई, और इसमें याद है, इसमें अनरियलाइज चीजें आती थी या फिर इक्विटी का वो चेंज आता था जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। तो इस बार एक रिवैल्यूएशन गेन हुआ है 735 का, याद है? एक रिवैल्यूएशन गेन हुआ था 735 का, अगर आपको याद हो, अपवर्ड। बताओ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आई? 735 प्लस 29, बताएं भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी आई है? 764। ये आ गई तुम्हारी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओके। ये लो भाई, ये आपका एक स्टेटमेंट डन, एक स्टेटमेंट हो गई है। प्लीज कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी कर लीजिए। कर लिया अभी? बोलो कर लिया? बेड डेट्स 185 कैसे आए? वो पीएनएल का बॉक्स बनाया था ना, इंक्रीज इन अलाउंस 35 था, और रिटर्न ऑफ ट्रायल बैलेंस में देख लो 150 है। बेड डेट के नाम से ट्रायल बैलेंस में रिटर्न ऑफ 150 है, तो 150 का रिटर्न ऑफ और 35 का इंक्रीज इन अलाउंस।
चले कॉपी कर लिया आप लोगों ने, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सोशी। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, चलो आपके पास ओएससी है, प्रीमियम है, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, और फाइनली टोटल है। ओके, यही है। चलें ट्रायल बैलेंस खोलें, ट्रायल बैलेंस खोलें भाई, एक मिनट, हाँ मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में आपके पास शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है? शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है? शेयर कैपिटल का ओपनिंग है 1800, याद है? प्रीमियम का ओपनिंग था 200। रिवैल्यूएशन रिजर्व का कोई ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं है, जाके अच्छी तरह देख लो, कोई ओपनिंग नहीं है। रिटेन अर्निंग ट्रायल बैलेंस में है 315, 315 की, ठीक है। ये सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 2315, ये आ रहा है 2315, ठीक है। शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व सोशी में, याद है? पहले ऊपर सोशी की हेडिंग तो डाल दूं, सॉरी, क्या नाम है? थॉमसन कंपनी सोशी फॉर द ईयर एंडेड 31st October 06, फॉर द ईयर एंडेड 31st October 06, यही है। चलो अब बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, सोशी में गिन के कितनी चीजें आती हैं बताओ। सोशी में गिन के 5 चीजें आती हैं। सोशी में गिन के काउंट करके 5 चीजें आती हैं। नंबर 1 आता है राइट इशू। नंबर 1 क्या आता है? राइट इशू। नंबर 1 राइट इशू इस सवाल में नहीं है, इग्नोर। इस सवाल में राइट इशू नहीं है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। नंबर 2 बोनस इशू इस सवाल में है, पोस्ट करो। चलो बोनस इशू, याद है 180 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा था और 180 से शेयर प्रीमियम कम हो रहा था। 180 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा था और 180 से शेयर प्रीमियम कम हो रहा था, नेट इफेक्ट निल। 180 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा था और शेयर प्रीमियम कम हो रहा था, नेट इफेक्ट निल। ओके नाउ, तो राइट इशू सवाल में नहीं था, इग्नोर। बोनस इशू था, पोस्ट कर दिया। तीसरी चीज होती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो हमेशा होती है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमेशा होती है। देख लो कितनी थी, इस बार थी 764 की। 764 की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी, उसमें से प्रॉफिट था 29 रुपए का। उस 764 में से 29 का था प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाता है। और 735 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन था। 735 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। 735 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। सही है। तो बेटा सोशी में 5 चीजें आती हैं। पहला राइट इशू इस सवाल में नहीं था, इग्नोर। दूसरा बोनस इशू, पोस्टेड। तीसरा तीसरा तवज्जो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरा तीसरा क्या था? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पोस्ट कर दिया। चौथा होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड, वो भी इस सवाल में नहीं है। चौथा होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड, वो भी इस सवाल में नहीं है। और पांचवा पांचवा फिफ्थ फिफ्थ पांचवा होता है ट्रांसफर, वो भी इस सवाल में नहीं है। लो भाई, हो गया सवाल। सवाल की सोशी तैयार हो गई, ये रही। 315 और 29 कितना होता है? 315 और 29 कितना होता है, बोलो। लो भाई, ये क्लोजिंग बैलेंस भी आ गए। ये क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ से कॉपी, वहां पेस्ट, यहाँ से कॉपी, बैलेंस शीट में पेस्ट, ठक खत्म। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, प्लीज।
इधर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या आता है बताऊं बेटा, इधर देखो। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एक होता है प्रॉफिट और एक होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। याद है, देखो ये देखो ऊपर किसी बच्चे ने पूछा है, ये देखें, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आप इसमें रिवैल्यूएशन गेन को ऐड करते हो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाता है। तो अब जब आप इसको पोस्ट कर रहे होगे ना, तो जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट होगा वो रिटेन अर्निंग में ऐड होगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला एलिमेंट रिवैल्यूएशन के कॉलम में ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। बोलो भाई। कर लिया, कर लिया। चलो मैं आखिरी स्टेटमेंट बना रहा हूँ, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एसओएफपी बना देता हूँ। वैसे तो आप लोगों का अपना ही काम है, वो आप लोगों ने बनानी है, लेकिन मैं इस सवाल में भी एसओएफपी आपके सामने बना रहा हूँ। एसओएफपी आपके सामने बना रहा हूँ। चलो, एसओएफपी किस इक्वेशन से बनती है आप सब जानते हैं। एसओएफपी बनती है किससे, ए इज इक्वल टू सी। अच्छा एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं, एक बच्चे ने सवाल पूछा, अच्छा यार किसी को भी जिसके पास हार्ड कॉपी बुक्स नहीं है, वो हार्ड कॉपी बुक्स एडमिन से जाके ले सकता है, इंस्टीट्यूट से जाके ले ले, इंस्टीट्यूट से जाके ले ले, फिजिकली इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, आप हार्ड कॉपी बुक्स ले सकते हैं। सही है, यानी एडमिन खुला होता है तो आप हार्ड कॉपी बुक्स ले सकते हैं, कॉल करके चले जाना, ठीक है। और आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, वरना आप बेवकूफ़ी कर रहे हो आप। चलो भाई, क्या नाम है, टॉनसन, एसओएफपी, एज एट, क्या एज एट है बताओ, 31st of October 06। ओके, चलो सबसे पहले आपके पास यहाँ एसेट साइड, एसेट्स, एनसीए, वही तीन कॉलम बना लेते हैं, कॉस्ट, एनबीवी। एक है आपके पास लैंड, एक है बिल्डिंग, याद है भाई, देखते रहो, टीवी में जाओ। एक है व्हीकल यानी मोटर व्हीकल, और एक है फर्नीचर। सही है, यहाँ देखें, जमीन की कॉस्ट कितनी है, जमीन की कॉस्ट है भाई 740, जमीन की कॉस्ट है 740, जमीन की कॉस्ट है 777 740। और कोई एक जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती, जमीन डेप्रिशिएट नहीं होती है, तो ये 740 इसकी एनबीवी आ जाएगी, 740 ही इसकी एनबीवी आ जाएगी। हाँ, अच्छा एक बात सुन लो, क्लास छोड़ के नहीं चले जाना, इस सवाल के एंड पे मुझे छोटा सा एक और टॉपिक का लेक्चर देना है, ये सवाल के बाद क्लास ऑफ नहीं हो रही, प्लीज ख्याल करना। और वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने साल के आखिरी दिन रिवैल्यू की है, बिल्डिंग आपने साल के आखिरी दिन रिवैल्यू की है, तो बस उसकी मार्केट वैल्यू उठा के पोस्ट कर दो, उसकी मार्केट वैल्यू उठा के पोस्ट कर दो। बिल्कुल बिल्डिंग आखिरी दिन, बिल्डिंग आखिरी दिन रिवैल्यू हुई, तो साल के आखिरी दिन रिवैल्यू हुई, तो मार्केट वैल्यू पोस्ट कर दो। अच्छा बताओ बेटा, व्हीकल की कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी 240, व्हीकल की ओरिजिनल कॉस्ट थी 240, और व्हीकल की, इधर आराम से सुनो, ईयर के स्टार्टिंग तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी गालिबन 80, ईयर के स्टार्टिंग की व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 80, और प्लस 32 इस साल और हुई। बेटा ईयर के स्टार्टिंग तक उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 80, और इस साल 32 से और डेप्रिशिएट हुआ, तो 80 प्लस 32 मेरे ख्याल से होता है 112। यस, तो 112 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, तो 240 में से 112 निकाल दो तो 128 गालिबन बनते हैं, 128 गालिबन बन रहे हैं। सही है, फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट है 1200, फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट है 1200, और फर्नीचर की ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 420, फर्नीचर की ईयर के स्टार्टिंग तक ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 420, और इस साल फर्नीचर मजीद मजीद डेप्रिशिएट हुआ, मजीद डेप्रिशिएट हुआ, कितने से हुआ, मजीद डेप्रिशिएट हुआ कितने से, 240 से,
तो 420 और 240, 420 और 240 मेरे ख्याल से 660। यस, चलो तो ये आ जाएगा आपके पास 540। 540 की एनबीवी आ गई। हाँ, 420 और 240। चले, कोई एक बच्चा मुझे जरा एनबीवी बता दे। कोई एक बच्चा मुझे एनबीवी बता दे भाई, कितनी है? 3208। 3208 सही है। ये मत भूलना कि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बन रही है। ये मत भूलना बैलेंस शीट ईयर एंड पे बन रही है। बैलेंस शीट ईयर एंड पे बन रही है, सही है। तो अब इसमें सारी चीजें ईयर एंड की जाएंगी। अब मैंने यहाँ लिखा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स भी ईयर एंड के जाएंगे। करंट एसेट्स भी ईयर एंड के जाएंगे। तो करंट एसेट में एक तो होगी इन्वेंटोरी, सही है। एक होगा आपका, अल्लाह खुश रखे, रिसीवेबल। एक होगा आपके पास प्री पेमेंट, और एक होगा आपके पास कैश, सही है। इन्वेंटोरी क्लोजिंग स्टॉक कितना था? क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लो कितना था। क्लोजिंग स्टॉक था 250 रुपए। याद है मैंने सही करवाया था बेटा। क्लोजिंग स्टॉक में गलती थी, उसको सही करा के सही क्लोजिंग स्टॉक 250 निकलवाया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 250 था, सही है। रिसीवेबल का एक डब्बा बनाया था गालिबन, कितना था यार? रिसीवेबल का एक वर्किंग 855। यस, रिसीवेबल 855, वेरी गुड। 855 का नेट रिसीवेबल का डब्बा बनवाया था। फिर प्रीपेमेंट थी 5 रुपए की। 5 रुपए की, 5 रुपए की प्रीपेमेंट थी। और कैश पहली लाइन में जाके देख लो कितने रुपए है। 15 रुपए का कैश है। 15 रुपए का कैश है। चलो भाई बताओ, टोटल करंट एसेट कितने आए? टोटल करंट एसेट कितने आए? टोटल करंट एसेट, पहले करंट एसेट बताओ कितने के आए। करंट एसेट कितने के आए बताओ भाई। 1125, 1125। चलो भाई बताओ, टोटल एसेट्स कितने के आए? 4333। सही है। अब दूसरी साइड, ये तो देखें दूसरी साइड, उसका नाम है एक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। एक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, एक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। उसका पहला हेड हमेशा आपको पता है क्या होता है? कैपिटल एंड रिजर्व्स। कैपिटल एंड रिजर्व्स। बेटा आप जरा एक्टिव रहे, अब रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। आप लोग कर चुके हो सब। कैपिटल एंड रिजर्व में पूरा वो सोशी का क्लोजिंग बैलेंस कॉपी पेस्ट। सोशी का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था सब कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। चलो, सोशी के क्लोजिंग में ओएससी था, प्रीमियम था, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व था, और रिटेन्ड अर्निंग थी, याद है? हाँ, ओएससी मेरे ख्याल से था 1980, 1980 था। प्रीमियम 20 रुपए का था। रिवैल्यूएशन रिजर्व 735 रुपए का था। रिटेन अर्निंग कितनी थी? रिटेन अर्निंग थी 344। और टोटल ये सब मिला के बन रहा था 3079। ये देखें, कोई बड़ा काम नहीं किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा है। सिर्फ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। अब अगली हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी 7% लोन नोट्स। 7% लोन नोट्स 470। 470, 7% लोन नोट 470। अब करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज इधर देखें। करंट लाइबिलिटीज में आपके पास एक होगा ट्रेड पेबल। अच्छा, मैंने सवाल में गलती सही कराई थी। सवाल के शुरू में याद करो, ट्रेड पेबल वैसे ऊपर देखो लिखे हुए हैं आपके पास 290, उसको मैंने कहा था 210 रुपए बढ़ा दें। अभी देख लेते हैं, अल्लाह करे हो जाए। ट्रेड पेबल इसका मतलब मैंने कहा था आप 290 प्लस 210, 500 रुपए के ट्रेड पेबल यूज करो। ये सवाल में एक गलती थी, सवाल में एक गलती थी। यहाँ ट्रेड पेबल सवाल में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं है। जाके देख लें ट्रायल बैलेंस, वरना बैलेंस नहीं होगा। उसके बाद आपके पास इसमें आता है एक्रूड, एक्रूड वेजेस। एक्रूड वेजेस थी 40 रुपए की, याद है?
फिर आपके पास एक चीज आता है इनकम टैक्स। याद है कंपनी इस साल का इनकम टैक्स अगले साल पे करती है, तो 150 रुपए का था। और मेरे ख्याल से इस सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा, देखो बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पे है 94 का। बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड पे है 94 का। अल्लाह का नाम लेके दोनों ऐड करें साइड, अल्लाह का नाम लेके दोनों साइड ऐड करें, हो गई बैलेंस? हाँ भाई, चेक करो। बेटा लिख लें, कॉपी कर लें। लोन फोन से 470 का क्यों लिया? 470 का ही तो लोन था मेरे दोस्तों, 470 का लोन था। ट्रायल बैलेंस में जाके देख लो ना। सर ट्रेड पेबल 500 का क्यों लिया? सवाल में गलत लिखा हुआ था, सवाल में ही गलती थी। सवाल में जो 290 है उसको मैंने सवाल के शुरू में ही 210 से बढ़वा दिया था। सवाल का ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस गलत था। यानी जिसने भी सवाल टाइप किया है ना हमारे बंदे ने, उसने गलत टाइप करके दिया है जो बुक बनी है ना उसमें। तो आप अगर ट्रायल बैलेंस को देखो ना, वो डिसबैलेंस है। करो भाई करो, जल्दी कॉपी करो।
कॉपी कर लो। कर लिया, बोलो भाई। चले, अब बात सुने, यहां देखें। अब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट की सुकून से सुने, बस एक छोटा सा लेक्चर देना है, क्वेश्चन नहीं करा रहा। इनकम स्टेटमेंट बेटा दो टाइप की होती है ना, अभी तक मैंने आपको ये टाइप्स नहीं पढ़ाई थी, बता रहा हूँ। एक होती है एक्सपेंसेस बाय नेचर, ये देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। एक होती है नंबर 1 एक्सपेंसेस बाय नेचर, बाय फंक्शन। आराम से पहले बात तो सुनो यार, अभी तक जो पिछले 3 सवाल कराए, मेरी तरफ गौर से देख के सुनो। अभी तक जो पोलार्ड कंपनी, अभी तक जो मैंने तुम्हें टॉनसन और आरपीएटन, ये 3 सवाल कराए, ये तीनों के तीनों मैंने एक्सपेंसेस बाय नेचर से कराए। किससे कराए बोलो? एक्सपेंसेस बाय नेचर। बाय नेचर में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट का जो फेस होता है ना, यानी जो इनकम स्टेटमेंट का मुंह होता है, जो दुनिया देख रही होती है, उसी पे आप सारे एक्सपेंसेस नाम लिख लिख के नेचर वाइज लिख देते हो। इलेक्ट्रिसिटी अलग लिखते हो, टेलीफोन अलग लिखते हो, डायरेक्टर फीस अलग लिखते हो, ऑडिट फी अलग लिखते हो, डेप्रिसिएशन अलग लिखते हो। तो फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे लंबी एक लिस्ट लिख देते हो। फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे एक लंबी लिस्ट आप लिख देते हो, लंबी चौड़ी लिस्ट लिख देते हो, सही है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बाय नेचर थी, वो नेचर वाइज सारे एक्सपेंसेस आप फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे लिख देते हो। अब एक और इनकम स्टेटमेंट हम करेंगे जिसका नाम होगा एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, यानी इसमें क्या होगा बताओ। आप एक वर्किंग करोगे, सबसे पहले एक वर्किंग करोगे, तो देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप फंक्शन वाइज एक वर्किंग कर लोगे, देखिए इधर। आप सबसे पहले एक 3 कॉलम की वर्किंग करोगे फंक्शन वाइज, हाँ। और उसमें आप बच्चों, एक फंक्शन होगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखें। एक फंक्शन होगा एडमिन कॉस्ट, और एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये देख लें। क्वेश्चन का सबसे बड़ा काम ये आपने करना होगा कि आपको फंक्शन वाइज 3 कॉलम आपने बनाए, और अब जितनी भी कॉस्ट होगी ना उसको फंक्शन वाइज एलोकेट कर देना। सवाल में जो भी कॉस्ट होगी उसको फंक्शन बाय फंक्शन एलोकेट कर देना। मिसाल के तौर पे, एक मिनट इधर देखें। अगर आपको सवाल में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सब बच्चे बताएं ओपनिंग स्टॉक किस कॉलम में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक बताओ किस कॉलम में जाएगा, बताओ। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में, वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा। ओपनिंग, एक सेकंड ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। माय डियर स्टूडेंट्स,
तो बाय फंक्शन में आप जितने भी खर्चे होंगे उनको एक्सपेंसेस उनको फंक्शन वाइज एलोकेट कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में चलेगी। अच्छा, अब बताएं परचेजेस कहाँ जाएगी? परचेजेस परचेजेस भी कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी। सही है, देखते रहें। अब अगर आपके पास गिवन है डायरेक्टर सैलरी, चलो दिमाग यूज करो, डायरेक्टर सैलरी कहाँ जाएगी? सोच के बताओ, डायरेक्टर सैलरी कहाँ जाएगी बताओ? एडमिन, वेरी गुड। डायरेक्टर सैलरी एडमिन में चली जाएगी क्योंकि वो एडमिन का आदमी है। अच्छा मुझे बताओ बैड डेट्स कहाँ जाएंगे? बैड डेट्स कहाँ जाएंगे? बैड डेट्स भी एडमिन में जाएंगे क्योंकि बेटा बैड डेट्स भी एडमिन की नाअहली की वजह से होता है। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वीक है तो बैड डेट्स ज्यादा होते हैं, राइट? इसी तरह ऑडिट फी, ऑडिट फी कहाँ जाएगी बोलो? ऑडिट फी कहाँ जाएगी? एडमिन में, वेरी गुड। ये भी एडमिन वाला ही काम है। अच्छा मुझे बताओ कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा? सब सोच के बताओ, कैरेज आउटवर्ड इतना पढ़ चुके हो, अब आना चाहिए। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा बोलो, बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। कैरेज आउटवर्ड यहां जाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, याद है? सेलिंग कॉस्ट कैरेज आउटवर्ड। तो मेरे बच्चों ये सिर्फ मैंने आइडिया दिया, अभी सवाल नहीं करा रहा। आपको जितने एक्सपेंसेस बाय फंक्शन की जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो जितने भी खर्चे होंगे ना उनको फंक्शन वाइज एलोकेट करना होगा, फंक्शन बाय फंक्शन एलोकेट करना होगा। तो ये 3 बड़े से कॉलम बनेंगे और सारी कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी और एंड में आप इसको टोटल कर लेना। सारी कॉस्ट उसमें आ जाएगी और एंड में आपने टोटल कर लेना है, सही है? और अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करोगे ना तो वो 2 मिनट में बनेगी। इसकी इनकम स्टेटमेंट झटपट झटपट 2 मिनट में तैयार हो जाती है, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। क्यों? आपने सारा काम तो यही कर लिया है, सारा काम तो आप वर्किंग नहीं कर चुके हो फंक्शन वाइज एलोकेशन, तो इसकी इनकम स्टेटमेंट बहुत ईजी बनती है। बच्चे ने कहा शक्ल दिखा दो कैसी होती है। आओ मैं तुम्हें इसकी इनकम स्टेटमेंट की एक शक्ल यही साइड पे दिखा रहा हूँ, इधर देखो। ये देखें, ये इसकी इनकम स्टेटमेंट होती है। सेल्स लिखते हैं आप, सेल्स में से पहला पहला हेड जो बड़ा हेड है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल आपने बेटा लेस कर दिया, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दिया। अब आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी। अब आपने लंबी चौड़ी लिस्ट लेस नहीं करनी, बस 2 मेजर हेड लेस करने हैं। देखो, एक आपने लेस करना है एडमिन कॉस्ट और एक आपने लेस करना है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बेटा इसमें हर चीज आ गई। यहाँ एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में आपने हर चीज उठा के डाल दी है, इन दोनों को मिला के आपने लेस कर दिया यहां से। लो भैया आप पहुंच गए पीबीआईटी तक, आप पहुंच गए पीबीआईटी तक। अब पीबीआईटी में से आपको पता है आप लेस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको आप फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस का वर्ल्ड वाइड ज्यादा मशहूर नाम क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब आ जाएगा बेटा पीबीटी और फाइनली आप उसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हाँ, अब देख लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये आपके सामने जो मैंने राइट हैंड साइड पे जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है बाय फंक्शन है। अब आप देखो इसको और सोचो उसको, वो जो दूसरी इनकम स्टेटमेंट थी अपनी बाय नेचर वाली। तो बाय नेचर और इसमें फर्क क्या है? बाय नेचर में फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पे सारे खर्चे, डायरेक्टर फी, ये सैलरी, वो सैलरी, वेजेस, वो सब पूरे इनकम स्टेटमेंट के मुंह पे नजर आ रही होती थी, याद है? जबकि इसमें सारा काम बैक एंड पे वर्किंग में हो जाएगा। 3 कॉलम में आप फंक्शन वाइज सारे खर्चे एलोकेट कर दोगे और इनकम स्टेटमेंट यूं 1 सेकंड में तैयार हो जाएगी। यानी इसकी इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिवली शॉर्ट होगी, इसकी इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिवली शॉर्ट होगी। तो बेटा अब जो मैं सवालात आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना वो बाय फंक्शन वाले होंगे। अब जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो बाय फंक्शन वाले होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज, थैंक यू।
बात समझ गए? तो देखो बेटा जरा बात को गौर से सुनो। अगर ऐसी इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो फिर डिस्क्लोजर में पीछे तफसीलात की बनाऊंगी। लेकिन वो जो बाय नेचर आप बना रहे थे, जो बाय नेचर वाली इनकम स्टेटमेंट थी, उसमें फेस पे ही सब कुछ ज्यादा चीजें नजर आ जाएंगी। फेस में ही ज्यादा चीजें नजर आ जाएंगी। हाँ जी। बात समझ गए? दोनों में फर्क समझ में आ गया? बोलो, जवाब दो। सवाल ये एक सवाल है, इसका क्या फायदा है बेटा? ये ज्यादा प्रिसाइस है, इसमें ज्यादा रश नहीं है। एक लोगों की परसेप्शन ये होती है कि अगर आप इतना सारा डाटा उठा के किसी के मुंह पे मार दो ना, वो बोलता है भाई ये क्या है, इतनी सारी चीजें बंदा नहीं पढ़ता। तो प्रिसाइज चीजें होती है ना, तो वो बंदा कहता है यार चलो यार ये कुछ डाटा है तो ये इजी टू रीड है। सही। हाँ भाई बोलो भाई, जवाब तो दो। जवाब दे दो। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाएगा ना यार, क्या मासूमाना सवाल पूछा है। क्लोजिंग स्टॉक डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। वो तो मैं सवाल कराऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा तुम्हें। क्या हो गया यार, तुम मुझे छोड़ दोगे ऐसे ही बगैर सवाल किए? इतने सीधे हो तुम लोग। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें बहुत ज्यादा। बाय बाय।